नमस्कार, मैं विष्णु नारायण फॉलो अप बिहार के लिए पटना से। पटना के भीतर इस बीच चुनाव हो रहे थे राज्यसभा के। बिहार के भीतर जब कभी भी चुनाव होते हैं तो पूरे देश की नज़रें जो है बिहार की ओर आकर के टिक जाती हैं, इस लिहाज से कि बिहार इतना क्रूशियल स्टेट है, पॉलिटिकली चार्ज्ड, और जगहों पर शायद एक एक सीट के लिए, यहाँ जो 5 सीटें थीं, नीतीश कुमार ने जैसे ही घोषणा की कि वो राज्यसभा की ओर जा रहे हैं और बिहार की गद्दी एक तरीके से उनसे छूटेगी, तब से ही तरह तरह के कयास, तरह तरह के अटकल और तरह तरह से गुणागणित बिठाने की कोशिश वो अब तक भी, जबकि परिणाम लगभग लगभग आ ही गए हैं या कहें कि आ गए हैं पूरी तरीके से, तब भी विपक्ष की ओर से कुछ कुछ आरोप प्रत्यारोप, सत्ता पक्ष की अपनी दावेदारी, 5 सीटों पर क्लीन स्वीप एनडीए का। शिवेश राम को भले ही पहली वरीयता के आधार पर 30 वोट मिले हों, लेकिन जो और अमरेंद्र सिंह जो कि इंडिया अलायंस या आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उन्हें 37 वोट मिले हों, मगर जो कोटा का पूरा गुणागणित है, जो 41 वोटों की बात आप शुरुआत से सुन रहे थे, जिस तरीके से 4 विधायक विपक्ष के अनुपस्थित रहे, तो वो बढ़त जो है वो एनडीए को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और अब सब कुछ क्लियर है। हम सर से ये समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने की कोशिश जो है विपक्ष कर रही थी, उसने एक 5वीं सीट पर जिस तरीके से अपना उम्मीदवार डाला, उसके बाद से पिछले 8-10 दिनों से बहुत सारी खींचतान, एक एक विधायक के पास फ़ोन तक चले जाना और उसके गार्ड से लेकर के हर तरीके से जोर दबिश। तो आप इस पूरे चुनाव के परिणाम को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है इसका परिणाम कि 2014 के बाद जितने भी राज्यसभा के चुनाव हुए, पहली बार अपोजिशन ने कैंडिडेट दिए अपना एक फाइट। स्पेशली आप जब 202 की मेजॉरिटी के बाद 2025 के इलेक्शन में एनडीए जीतती है और आरजेडी लेड अपोजिशन का मोराल बहुत डाउन था, तो उनको लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है कि हम थोड़ा सा फाइट करने की कोशिश करते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। मैसेज क्या? और उन्होंने अपने एक टेस्टेड प्लेयर को, जो ऑलरेडी आउट गोइंग राज्यसभा उनके सदस्य अमरिंदर सिंह थे, उनको मैदान में उतारा कि भाई आप आइए, और हमको डिजायर्ड 41 था। और उसमें आपने देखा कि रायसुमारी में कितनी दिक्कत हुई। 35 तो उनके पास थे, महागठबंधन जिसको हम बोलते हैं, 6 की जरूरत थी, उसमें एक बसपा के और 5 जो है ओवैसी साहब की, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, AIM की, उनको जरूरत थी। तो AIM और दोनों के बीच का इतिहास आप कहानी जान रहे हैं। हाँ, उस पे हम अलग से आएंगे। तो रायसुमारी हुई, रायसुमारी में इतना भी है, सक्सेसफुल हुआ। अब उनको लगा, कल शाम तक हम लोगों को भी लगने लगा कि दे हैव गॉट द नंबर, अब है ये जीत है। लेकिन अंदर से जो कांग्रेस से मेरी बातचीत हो रही थी, कांग्रेस वाले खुद नहीं कह रहे थे कि हम अपने बारे में श्योर नहीं हैं। तो हमको यही लग रहा था कि मामला जो है यहाँ फंस सकता है। वो एग्जैक्टली वही हुआ, वहाँ फंसा मामला। तो अब इस चुनाव में, अब जैसे देखिए, आप सब जानते हैं कि 3 कांग्रेस के और 1 आरजेडी के उन्होंने एब्सटेंड किया। कांग्रेस के आप नाम जान ही रहे हैं, एक वाल्मीकि नगर के हैं और मनिहारी के, और एक और मैं भूल रहा हूँ, और कांग्रेस के आरजेडी के ढाका के MLA। तो ये चारों 3+1 सरप्राइजिंग था मुझे। फैजल रहमान, सुरेंद्र कुशवाहा कांग्रेस, मनोज विश्वास और मनोहर प्रसाद, फैसल रहमान आरजेडी। तो आरजेडी का मतलब वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि भाई, और दैट टू है मुस्लिम कैंडिडेट। उनके वो कहा जा रहा है कि उनकी माँ बीमार थी या पर्सनल कुछ रीजन थे, वो अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे। लेकिन पूरा जिस्ट ये है कि अब आप देखिए, इंटरेस्टिंग बैटल हो गया कि अब 44 वोट नीतीश कुमार को, 44 वोट नितिन नवीन को, 42 रामनाथ ठाकुर को और 42 ही उपेंद्र कुशवाहा को। सबको इस तरह दिया गया कि ताकि कोई बोगस वोटिंग हो तो कोई चांस लेना नहीं चाह रहे थे, खास करके टॉप 2 नीतीश कुमार नितिन नवीन में। तो उनका सेफ था, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया कि उनके पास नंबर्स हैं। उसमें पार्टी डिसाइड कर सकती है कि आप 2 प्रेफरेंस के वोट दे सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, जब उसकी स्थिति आई और उसकी नौबत आ गई। अदरवाइज ऐसे लगता कि लोगों, आप वोट को वेस्ट क्यों कर रहे हैं? एक तरह से 8 वोट उन्होंने वेस्ट कर दिया ऑन द फेस ऑफ इट। जैसे बहुत सारे लोग ये समझना चाहेंगे आपके माध्यम से जो देखेंगे, क्योंकि इस पे विपक्ष की अपनी दावेदारी है, और विपक्ष कई बार जब हार जाता है तो अपने तरीके से हो हल्ला करने लगता है, उसका अपने तरीके का ऑडियंस भी है। सोशल मीडिया के दौर में तो
और दिखाई पड़ता है। आपने तो चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी इस संदर्भ में बातचीत की, वो थोड़ा प्रेफरेंस वाले मामले को थोड़ा और सुलझाते यदि आप। हाँ, मैंने वो बस प्रेफरेंस वाले मामले को समझा देते हैं कि सिंपल बात है कि कोटा है, कोटा से आपको कोटाइज इस मामले में नंबर से मत जाइए। अगर आप एक वोट का पूरा निकालेंगे पॉइंट्स में वो अलग होता है, इसमें 3985 का कोटा आता है। कंक्लूसिवली आप सिंपल वर्ड्स में लेमेंस के टर्म में 41 वोट चाहिए, जो शुरुआत से कहा जा रहा है, 41 वोट लाने हैं, 41 वोट आया है। तो आप जो है नहीं 41 अमरिंदर सिंह को आया, नहीं शिवेश राम को आया। जो फिफ्थ पोजीशन के लिए जो कंटेंडर थे उनको कोटा से कम आया। जब कोटा से कम आता है तब उस केस में सेकंड प्रेफरेंस की वोटिंग होती है। जिसे आप जेडीयू के नीरज कुमार से बातचीत हुई, नीरज जी ने कहा कि हम लोगों के पार्टी में निर्णय लिया था कि हमारे जितने एमएलए हैं वो सेकंड प्रेफरेंस की वोटिंग देंगे। यार उनके 85 हैं भाई, ओवरवेलमिंग नंबर है, उनके पास नंबर कहाँ है अपोजिशन के पास। तो जब ये हुआ तब अब काउंटिंग किया तो जो डिजायर्ड है कैलकुलेशन में कोटा को निकाल कर उनका 37 का 37 रहा, इनका 42 हो गया शिवेश राम का। उस आधार पर उनको कोटा से डिजायर्ड +1 मिल गया। उसके बाद और भी ज़्यादा मिल जाता, काउंटिंग बढ़ती, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कोटा मिल गया, कोटा +1 मिल गया, उस आधार पर इनकी जीत हो गई। तो इस तरह से एनडीए ने 5 सीट निकाल ली। सिंपल वर्ड है कि कोटा पॉलिटिक्स, डिजायर्ड कोटा से ये नहीं होता कि आपको 30 मिल गया, दूसरे को 31 मिल गया, जीत गया। आपको जो मिनिमम आपका जो कोटा है उतना तो वो पहले से तय था, वो से पहले से आपको पाना ही उसके नीचे आएंगे तो सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो सेकंड प्रेफरेंस का प्रोविजन ही नहीं होता। तो मुझे लगता है कि थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, मगर साथ ही साथ बिहार के भीतर जिस तरीके से सर हर बार जैसे लगता है कि कांग्रेस ही कमज़ोर खड़ी है और उस पर जो जितना तेज़ी से प्रहार करेगा तो उसको उसका एक तरीके का फ़ायदा और कांग्रेस को ही नुकसान। पिछले विधानसभा चुनाव में 20 के कांग्रेस ही कमज़ोर कड़ी साबित हुई, 24 के चुनाव में, अभी 25 के चुनाव में 6, अब 3 विधायक उनके एक तरीके से टूट गए। तो कांग्रेस को आप क्या देख रहे हैं? कांग्रेस के भीतर ना उनके प्रभारी नज़र आते हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष की ही भूमिका इस तरीके से, भले ही मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के क्रम में खूब दावेदारी, मगर अपने विधायकों को ना संभाल पाना। नहीं, जब कैमरा ऑफ होता है या आप रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो खुद मानते हैं। नाम नहीं बताऊंगा, तब बताना अच्छा नहीं रहेगा कि किसने कहा ये बात, लेकिन वो खुद श्योर नहीं होते हैं कि हमारे विधायक क्या करेंगे। और ये भी बात जग जाहिर है, कुछ दिन पहले तक ये बातचीत चल रही थी कि कांग्रेस के विधायक टूट करके जेडीयू में मर्ज कर, ये लगभग डेवलप्ड स्टेज तक, ऐसा नहीं कि कपोल कल्पित कहानी थी, ये बातचीत लगभग हुई थी, डेवलप्ड हुई थी। फिर इनको जेडीयू को लगा 4 अगर तोड़ लेते तो शायद वोट भी करते वो आकर। हाँ, वोट भी करते। तो उसके बाद इनके लोग जब देखिए सत्ता के पास जो है बड़ी चीज़ होती है सत्ता, उनके पास पावर होते हैं, ट्रिक्स, आप ट्रिक्स कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ दे भी सकते हैं लोगों को। अब जैसे कि आप सीमांचल वाले बात कर रहे थे, आईआईएम पहले जो स्टांस ले रही थी वो कह रही थी कि सत्ता के लोग सीमांचल पैकेज दे सकते, हालांकि उस पर हम अलग से बात करेंगे। सत्ता में जब आप हैं, आपके पास नंबर्स है, आपके पास केंद्र में पावर है, राज्य में पावर है, आपका प्रभुत्व है, आपसे बैर मोल लेना नहीं चाहेगा, तो आपका इन्फ्लुएंस भी चलेगा। तो मुझे लगता है कि उन तीनों पर इन्फ्लुएंस चला। वो कैलकुलेट उन्होंने किया था कि हम 3-4 को क्रॉस वोटिंग नहीं भी करवाएं, एब्सटेन भी कराएं। और एक बात और स्पष्ट कर देते हैं दर्शकों के लिए, राज्यसभा के चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं होता है, नंबर 1। आप क्रॉस वोटिंग भी करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो शेड्यूल 10 है हमारा, उसके तहत आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। बाद में भले उनको एंटी पार्टी एक्टिविटी, डिसिप्लिनरी एक्शन आप ले करके उनको आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर अप्लाई नहीं होगा। ये मतलब बाद में कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन जब आया इसमें स्पष्ट रूप से है, तो वो बाइंडिंग नहीं है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं कि अगर होता भी तो बिहार में पहले होता। अभी भी इस चुनाव में आप देखिएगा शायद उड़ीसा में भी शायद क्रॉस वोटिंग हुई है, ये चीज़ें हुई है। तो ये इतने लंबे समय में न कांग्रेस अपना सचेतक चुन पाया, न विधायक दल का नेता, तो अगर कोई मैंडेट देना भी हो तो शायद न दे पाए टेक्निकलिटी में। हाँ, एक कांग्रेस देखिए पूरी तरह से, एक तरह से क्या है ना कि एक जब आप पूरी तरह से परास्त हो जाते हैं और अरे आपके स्टेट प्रेसिडेंट ही हार गए, तो आपका मॉरल अथॉरिटी नेता विधायक दल हार गया भाई। अब आप बताइए कि शकील अहमद खान भाई स्टालवार्ट बड़े बड़े नेता है, जेएनयू से पढ़े लिखे, वहाँ प्रेसिडेंट रहे जेएनयू एसयू के, वहाँ से हार जाते हैं। तो आपके पास वो हनक जो होता है इनर पावर,
वो इनर पावर आप कहाँ से लाएंगे? तो वो एक अपने पार्टी को एक फोल्ड में ले करके लाने के सक्षम नहीं है और दे आर नॉट कमिंग ऑफ एज ए गुड यूनिट। एक होता है ना कि एक यूनिट के रूप में आए, एक अपोजिशन के रूप में आए। वो सबसे ज़्यादा जो आज के डेट में वल्नरेबल पार्टी है वो कांग्रेस। ठीक बात, वल्नरेबल तो कांग्रेस है, लेकिन मजबूत भूमिका में इस पूरे प्रकरण में आती हुई AIMIM दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से उसको लगातार बी टीम, एकाकी पॉलिटिक्स, एक तरफा पॉलिटिक्स और तमाम तरह के बातें कहते रहे आरजेडी के लोग, लेकिन जब दावते इफ्तार में बुलाया तो तेजस्वी चल करके पहुंच गए। इस पूरे प्रकरण को, इस राजनीतिक घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या MIM हैज अराइव्ड इन बिहार एज सच? सॉर्ट ऑफ थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी जनसंघ और बीजेपी की कहानी से मिलती है। जब से कि मैंने एक महात्मा गांधी की हत्या के बाद किस प्रकार RSS को टैग मिलता है और जनसंघ को सुशील मोदी बराबर बोलते थे, कैसे हम लोगों को चिढ़ाया जाता था संगी भंगी बोल करके। और जब वो 67 में जीत होती है और यहाँ सरकार बनती है, डॉक्टर लोहिया और नाम भूल रहा हूँ मैं RSS के, वो एक साथ आते हैं, वो तस्वीर हाथ उठा कर तस्वीर, तो उसमें एक वो कहानी ये बताती है कि कैसे एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस की पहली यात्रा शुरू होती है और वो फिर जर्नी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद 14 में आप देखिए कितनी बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज करती है। तो AIM को, जिसको कि एक तरह से मान के रहा था कि पॉलिटिक्स का एक फ्रिंज एलिमेंट है, एक्सट्रीम की पॉलिटिक्स करता है और कहीं ना कहीं एक मतलब से एक एक्सट्रीम पर लोग शिवसेना को देखते तो उसका देखते थे कि उसका बिलोम टाइप का, उसी का दूसरा वर्जन है, उस तरह से देखते थे कि बड़ी फायरी स्पीच वो सब दुनिया वैसी देते हैं, अख्तारुल इमान बोलते हैं। लेकिन वो आकर के उनके भाई पर, असदुद्दीन ओवैसी के भाई पर जिस तरीके के भाई पर बहुत सारे आरोप हैं, तो वो था। लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने बातचीत की एजुकेशन की, उन्होंने बातचीत की भाई एजुकेशन पैकेज की, और उनकी सभाओं को मैंने अटेंड किया। मतलब वो नारे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, उस तरह। और जो बिल्डअप है और जो मैं क्राउड का कनेक्ट देखा, तो वो देखा कि जो कि एक हैकनी ट्राइड और घिसी पिटी जो पॉलिटिक्स कांग्रेस करती आ रही है कम्युनलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म की, वो पिटी हुई नजर आए। लोगों को लगा कि देयर इज सम फ्रेश आइडिया। तो उस फ्रेश आइडिया में 20 की चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो 20 की चुनाव में वो इमर्ज करके आए। बट जैसा कि आप कल बात ही कर रहे थे, वहाँ के इरशादुल जी से बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत सही कहा इस बारे में कि उस समय कांग्रेस जब आई तो लगा किसी का वोट काट के आई है। इस बार वो एक अपनी आइडेंटिटी के साथ, जब उसको कोई चांस नहीं दे रहा था, वो इमर्ज किया। उसने अपने स्ट्रेंथ को पहचाना कि ये हमारा कोर एरिया है, यहाँ हम खड़े हो सकते हैं। और जबकि पूरा एक अपोजिशन नेस्तनाबूत होता है, वैसी स्थिति में 5 सीट निकाल कर आती है, तो उसने अपना प्रेजेंस किया। और सबसे जो हिस्टोरिक सीन है, 2 सीन होगा। एक सीन में जब अख्तरुल इमान वहाँ जाते हैं चुनाव के पहले, ढोल नगाड़ा लेके चुनाव के पहले जाते हैं कि भैया हमको, कि नहीं तो सेकुलरिज्म का तुम्हारा पोल जो है वो ढोल फूट जाएगा, हमको स्वीकारो, हमको एलाय बनाओ, और उसको रिजेक्ट डोर से हटा दिया जाता है। और वही देखिए कल की इफ्तार पार्टी में कैसे तेजस्वी आते हैं। तो एक बड़ी पार्टी जो एक अपोजिशन के घटक का सबसे बड़ा दल है, वो आपके दरवाजे पर आ रहा है, नेता प्रतिपक्ष आ रहा है। वो आपका फ्रॉम रिजेक्शन टू पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस की जर्नी है AIM की, जो पिछले 1-8 दशक से एस्पायरिंग चीफ मिनिस्टर है। हाँ, वो आपके दरवाजे पर आते हैं। और उनके आने से सिर्फ इतना ही नहीं हुआ होगा, उनके आने से उनको लगा कि हमारे पास जो एक बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता रहा है, उस इम्प्रेशन को भी खत्म करो, सेकुलरिज्म के नाम पर भी साथ में आओ, और एक एज कंबाइंड अपोजिशन जो कि महागठबंधन का पार्ट नहीं है, तब उसके साथ आओ। लेकिन ये जब साथ आते हैं तो इनके अपने ही साथ छोड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तब अभी AIM पर क्या गुजर रही होगी, आप सोचिए कि मैं इसके पहले AIM का स्टैंड था, या तो हम एब्सटेंड करेंगे या हम एनडीए को वोट दे देंगे। लेकिन अब जब उन्होंने पूरी तरह से यू टर्न लिया, तेजस्वी के आने के बाद अपने पॉलिटिक्स को रिबूट किया, तो ये सिर्फ आरजेडी के लिए सेटबैक नहीं है, ये हार AIM के लिए सेटबैक है। पॉलिटिकली दे हैव ऑफ कोर्स गेन्ड, एक जो वो पोस्टरिंग करके उन्होंने, जैसे बिहार के भीतर या देश भर में एक टर्म हमेशा की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, क्या आप इसमें किसी तरीके की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उभार देख रहे हैं?
ऐसे में जबकि सीमांचल की जब बातचीत होती है, सीमांचल के गांधी कहे जाते तस्लीमुद्दीन, उनके दोनों बेटे हार गए, वहाँ भी एमआईएम जीती। तो अब आप कुछ और भी देख पा रहे हैं इसमें? AIM वहाँ की पॉलिटिक्स में देखिए, तस्लीमुद्दीन ने बहुत लंबा किया। तस्लीमुद्दीन साहब के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा नेता वहाँ हुए। अब ही हैड ए शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज, मतलब ऐसा नेता कि एवरीथिंग गुड अबाउट हिम, बट येट बहुत ही पावरफुल स्टारवॉट लीडर। आप अररिया से जीते, किशनगंज से जीते, और पूरा विधानसभा, मतलब आप एक पंचायत लेवल की पॉलिटिक्स करके कैसे राइज करते हैं। उसके बाद मैंने देखा बहुत वाइड वैक्यूम था। जिन्होंने भी जो भी बने बाद में, जो उनके चेले चपाटे भी इस तरह से थे, चाहे वो प्रदीप सिंह हो रहे हैं या कोई भी और रहे हो, सब कहीं ना कहीं उनका वरदहस्त, उनका आशीर्वाद वो रहा। अब मैं देख रहा हूँ कि सीमांचल के एक कोने से समवन कॉल्ड अख्तरुल इमाम, ही इज इमर्जिंग एज ए पोटेंशियल गुड लीडर, जो कि एक काउंटर पॉइंट ऑफर करे। तो एक सीमांचल पॉलिटिक्स के रूप में पूरी तरह से नहीं कहूँगा, एक रीजन विशेष की पर्सनालिटी कल्ट की पॉलिटिक्स शुरू हुई है। और एक प्रश्न जो आप शायद पूछेंगे या पूछना भूल गए हैं, इस चुनाव को मत भूलिए, ये ऐतिहासिक, इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज ए लैंडमार्क इलेक्शन। ये वही चुनाव है जिसने नीतीश कुमार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर को विदा करने वाला है भाई, कि उनके 19.5 साल के राज को, श्री बाबू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 10 बार के मुख्यमंत्री, जो कि नेशनल रिकॉर्ड है, वो अपनी इनिंग्स कंप्लीट करके इस चुनाव में, लोग याद करेगा, इस चुनाव में राज्यसभा गए थे। राज्यसभा जाना उनका महत्वपूर्ण नहीं है, राज्यसभा जाने के बाद उनका मुख्यमंत्री का टर्म कंप्लीट होगा। वो अप्रैल, पिछली जब हमारी बातचीत हुई थी तब निशान जो है लॉन्च होने वाले थे, पर्चे पोस्टर्स लग रहे थे। अब वो उनकी आधिकारिक लॉन्चिंग हो चुकी है, जहाँ तहाँ अपने गांव घर या अलग अलग लोगों से, अलग अलग जाति वर्ग समुदाय, अपने पार्टी के ही नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो अभी भी हालांकि एक बैकएंड में एक बात चल रही है कि क्या वही सीएम बनाए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है ऐसा लगता नहीं। तो आप इस चेंज ऑफ सिनेरियो और सीन में क्या देख रहे हैं? अभी भी कोई संशय है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो बढ़त बनाए हुए है और उसी बढ़त के क्रम में सम्राट ही होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। वो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिस, एक तो की पार्टी बहुत दुखी थी नीतीश कुमार के, जब आप अपना सेकंड रन क्रिएट नहीं कीजिएगा तो एक लीडरशिप की बहुत बड़ी वैक्यूम थी। और जिसको मैं बराबर कहता हूँ कि डायनास्टिक सोशलिज्म है, गुड है बैड है, वही सर्वाइव कर रहा है। चाहे आप देखिए चिराग पासवान हो, तेजस्वी हो या अखिलेश हो, कोई भी हो। आपने ये लिखा भी अपने सोशल मीडिया कि डायनास्टिक सोशलिज्म इज हेयर टू स्टे। हाँ, हेयर टू, इज इट? या कोई उपाय नहीं है। इसके बाद आप कोई भी पार्टी के इस तरह के रीजनल पार्टी किसी और को प्रोजेक्ट किया, वो पार्टी फिनिश हो गई। आज आप देखिए नवीन पटनायक की पार्टी का क्या हालचाल है, या काशीराम की, उनकी पार्टी का, मायावती जी की पार्टी का क्या हालचाल है। अपने भतीजे को तो एक तरीके से लॉन्च कर किया, लेकिन वो उस प्रकार का एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन एक जो आपका जो डाउटर और सन का जो एक्सेप्टेंस आप देख रहे हैं, वो ज़्यादा मेजर देखते हैं। जैसे कि शरद पवार का ही था, जिसे सुप्रिया सुले और अजीत पवार का एक्सेप्टेंस था या है, वो बहुत बड़ा है। और अब देखिए चिराग, आप सीधे पॉलिटिक्स में आते हैं, जो आदमी मतलब एक सिनेमा बना रहा है, अब सीधे पॉलिटिक्स में आता है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरपर्सन बनता है। और अभी देखिए थर्ड टर्म का MP इसमें जीके केंद्रीय मंत्री हैं। उनको अब भाई पिताजी को कितना संघर्ष करना पड़ा। इट इज ओनली बिकॉज ही इज सन ऑफ रामविलास पासवान, ये पॉसिबल हुआ है। 25 वर्ष की उम्र में तेजस्वी अगर उप मुख्यमंत्री बने, इट इज बिकॉज ही इज सन ऑफ लालू प्रसाद। तो निशांत की कहानी ये है कि एक तो नीतीश कुमार का उआपो था कि भाई कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स थी, एक मॉरल हाई स्टैंड लिया था। लेकिन अब ये इस स्थिति में वो नहीं है कि वो अपने बेटे के बारे में निर्णय ले पाए। पार्टी ने निर्णय ले लिया। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि आपकी इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत, 85 सीट की पार्टी, 12 MP, ये तिरोहित हो जाएगा, ये ऐसे हम नहीं जाने देंगे। तो एक व्यक्ति जो यूनानिमस चॉइस हो सकता था, वो निशांत है। निशांत के आने के बाद आप देखिए, मैं उस दिन मैं हिस्टोरिक ओकेजन का गवाह बनने के लिए जरूर जाता हूँ, क्योंकि अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा अगर नहीं जाऊँगा। एज ए रिपोर्टर, मैं जितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, मैं जिंदगी भर रिपोर्टर ही रहना चाहूँगा। तो जब उस दिन मैं गया तो हॉल में नहीं घुस पाया। अब बाहर में भी जब उसकी गाड़ी घुस रही थी साइड वाले हॉल से जा करके, हम लोग 2-3 पुष्य मित्र भी साथ में थे, हम लोग लगा स्टाम्पिड हो जाए, हम लोग दब जाएंगे। तो एक बगल में खिड़की के पास का स्पेस था, तो लगा अंत में ज़्यादा कुछ हो जाएगा, उस पर चढ़ जाएंगे, बचा लेंगे अपने आप को। तो ये दिखाता है। और ये मुझे लगता है कि शायद
एकाध दशकों में नहीं, ऐसा कोई दृश्य जनता दल दो यूनाइटेड में दशक ऐसी भीड़ तो उमड़ती नहीं थी। जनता दल क्या, किसी भी पार्टी के किसी की ज्वाइनिंग में मैंने इतना एक्साइटमेंट नहीं देखा। एक महिला को देखा, वो किसी से बात नहीं कर रही थी, वो बुदबुदा रही थी, पढ़ा लिखा है, सोबर है, पढ़ा लिखा है, सोबर है। हमको लगा किसी फ़ोन पर बात कर रही है। नो, शी वॉज मटरिंग। एक सीतामढ़ी से आया हुआ बोला कि नहीं, नीतीश जी का बेटा है, संभाल लेगा। तो अब जो उसके इर्द गिर्द एक्साइटमेंट में है, तो वो बोल रहे हैं अगर वो 5 बरस पहले आता तो मैं आपके प्रश्न को लेता आप संजीदगी के साथ कि वो रेस में है सीएम कैंडिडेट में। उसको कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं है। उन्होंने ठीक है विद इन द रिंग साइड उन्होंने पॉलिटिक्स देखा है सीएम हाउस से, लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं है। अभी उन्होंने पॉलिटिक्स को देखी नहीं है। तो अभी जो वो आए हैं अभी सीखेंगे पॉलिटिक्स को। एंड वो मुझे लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए इन्हें अगर अदरवाइज लास्ट मोमेंट में कुछ सोचे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जेडीयू 2 नई प्रेस कर सकती है। वो नहीं चाहता है कि इसके ऊपर बहुत सीनियर और कोई हाथ पेट्रोनाइजिंग टाइप का कोई व्यक्ति नहीं हो, ये इमर्ज कर पाए, थोड़ा सा अपने आप में बड़ा नेता हो पाए। तो मुझे लगता है कि 6 महीने साल भर में आप देखेंगे निशांत की भूमिका बड़ी होगी और जो सीनियर लीडर्स लाइक संजय झा या फिर ललन सिंह हैं उनकी भूमिका कम होगी, क्योंकि पावर ट्रांसफर सेकंड जनरेशन को हो रहा है। समृद्धि यात्रा विदाई यात्रा है, अब तो कहा जा सकता है इस बात को, या जल्दबाजी होगी? नहीं, जल्दबाजी नहीं होगी, विदाई यात्रा ही है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी सभा में नीतीश जी भावुक नहीं हो रहे हैं, या फिर उनको नहीं लग रहा है कि हम जा रहे हैं। उनके इर्द गिर्द के लोग भावुक हो रहे हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग भावुक हो रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं। विजय चौधरी भूमिका बना रहे हैं, सम्राट चौधरी बोलते हैं उनके बारे में, जो भी और जो आने वाले वक्ता हैं। महिलाओं रोती है, लेसी सिंह ने एक सभा में उनके आंसू निकल गए, तो वो सब है। लेकिन ये उसी प्रकार हैं नॉर्मल केस में, जैसे कि ये लगता है कि आई एम हेयर टू स्टे। और एक होता है ना कि भाई इतने समय तक राज किया ना, तो उनको भी नहीं लग रहा होगा कि आई एम गोइंग, इट इज नॉट सिंकिंग इन, पता है ना, उनको खुद सिंक नहीं कर रहा है। अभी देखिए ना, मैंने सोचा था कि यात्रा खत्म हो गई, चौथा फेज शायद निकल गया है भागलपुर से, फिर वो बैजानी गांव जा रहे हैं और पूरा एक अंग और मगध क्षेत्र घूमेंगे। तो मुझे लगता है कि 7 तारीख या 8 तारीख जो भी टर्म है राज्यसभा खत्म होने तक, वो पूरे राज्यसभा के टर्म तक इंतजार करेंगे। और डोंट फॉरगेट, जब तक उधर से बीजेपी का प्रपोजल नहीं आता है कि हु इज योर चीफ मिनिस्टर, इतना वो इंसिस्टेंट है जहाँ तक मेरी जानकारी, ही वांट्स चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज चॉइस। और उन्होंने क्लियर टर्म्स में काफ़ी इशारा कर दिया है, ओवर्टली भी, और मतलब ऐसे भी बोल दिया है। जिस तरह से सम्राट चौधरी पर वो उन्होंने पीठ पर थपथपाया है, जो किया इन्होंने ही किया, इस तरह से इशारा कर करके। अब पता नहीं बीजेपी के टॉप 2 के दिमाग में क्या चल रहा है, बाद में क्या होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि समृद्धि यात्रा निश्चित रूप से विदाई यात्रा है। और एक सेंटेंस वो लास्ट में बोलते हैं जो कि बहुत मार्मिक है, अगर आप और हम लोग मतलब इस मोमेंट प्राउड फील करेंगे, हमने नीतीश कुमार को कवर किया। लास्ट में कहते हैं कि सब ठीक से हो गया ना, मतलब इट्स लाइक साइनिंग ऑफ। आपसे बात करते करते एक और सवाल मेरे जहन में आ गया, क्योंकि नीतीश कुमार 24 के चुनाव से पहले जिस तरीके से इंडिया अलायंस में थे और इंडिया अलायंस को बनाने में जिस तरीके की भूमिका रही, ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसी खेमे में रह जाएंगे। और वैसी स्थिति में तेजस्वी उनके पीछे पीछे चलते थे जैसे आज सम्राट चलते हैं। तो क्या इंडिया अलायंस ने वो मौका गंवा दिया, या कई बार अटैक डिफेंस के बजाय जो है पेशेंस की ज़रूरत होती है पॉलिटिक्स में, लार्जर पॉलिटिक्स में, वहाँ कहीं चूक हो गई इंडिया अलायंस से, तेजस्वी लालू प्रसाद से? तेजस्वी लालू प्रसाद से ज़्यादा कांग्रेस से चूक हुई। कांग्रेस जब पिछली बार भी जब नीतीश जी साथ में गए थे तभी तो लिकर पॉलिसी लाया था, तो उन्होंने लगा कि नेशनल इसका ट्रैक्शन होगा, तब भी नहीं समझा था राहुल गांधी ने। जब तक कांग्रेस दूसरी पॉलिटिक्स को स्पेस कंसीड नहीं करेगी तब तक उनका अपोजिशन, लार्ज हार्टेडनेस कांग्रेस ने नहीं दिखाया। ये क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर को इनको घोषित किया जाए। जब मुंबई अधिवेशन का स्क्रिप्ट ही चेंज हो गया, अब किसी और की बात होने लगी कि खड़गे को बना दिया ये जाए, तो दे फेल्ड चीटेड। जो संजय झा ने मुझे बताया कि मैंने सोचा कब आप लोग डिसाइड हुए, तो बोला मुंबई अधिवेशन के बाद। मुंबई अधिवेशन के पहले डिस्कशन हुआ था, नीतीश कुमार पर लगभग रजामंदी हो गई थी। तो इनको लगा कि जब यहाँ कुछ है ही नहीं, और जो एनडीए और इनकी जीत का अंतर था उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूमिका में मुझे लगता है नीतीश कुमार थे, उधर चंद्रबाबू नायडू थे। ये 2 जो बड़े एलाय हैं, इनका बहुत इम्पोर्टेंस था।
और क्योंकि बहुत एक तरह से अलाय के सपोर्ट से सरकार चल रही है, इसीलिए भाई चिराग पासवान 5 सीट जीत करके थर्ड इम्पोर्टेंट अलाय हैं। आप देखिए जीतन राम मांझी तक मिनिस्टर हैं, जीतन राम मांझी तक सिंगल रख के वो मिनिस्टर है, वो इम्पोर्टेंस दिखाता है। तो वो जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स होती वो कुछ अलग होती। और मुझे लगता है कि फिर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को भी इन लोगों ने रीड किया होगा कि इट इज़ नॉट ए सेफर प्लेस। इवन इनको डिक्लेयर भी कर दिया जाता है नेशनल कन्वीनर, तो हाउ लॉन्ग, तो उनको लगा कि चलो सेफ हेवन जो है वहीं चलते हैं। और एक बात ज़रूर है, मतलब जितना भी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बीच की पॉलिटिक्स हुई, मैं तो 2010 वाला भी मुझे याद है जितना हुआ, उस पर एक लंबा 13-14 भी याद है, सब वो लंबा चैप्टर ही मैंने रूल में लिखा था। लेकिन जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो अलग लेवल का है। मतलब जब 2 ओबीसी चीफ मिनिस्टर जो टॉप के लिए लड़ते हैं, पिरामिड तो ऊपर जाके संकीर्ण हो जाती है ना, तब दोनों में कंपटीशन होता है। अदरवाइज दे सेलिब्रेटेड ईच अदर। तो वो मोदी जी अभी भी मतलब शेयर्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो उनको ये लगा कि चलो भाई इनको ले करके यहाँ आते हैं। तो अब देखिए, अब तो अभी भी ओबीसी के भीतर ही रहने की प्रबल संभावना है, ज़्यादा संभावना यही है। लेकिन से कुछ पे भी आता है, अभी लगता है कुछ दिन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि नाउ बिहार इज ड्यू फॉर थर्ड पावर ट्रांसफर। अब प्रकाश से ओबीसी आया, लेकिन ओबीसी से ईबीसी या दलित की ओर जाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी हो रहा है, लेकिन ये अब नरेंद्र मोदी तो जैसे इस इलाके में जब राजनीति करते हुए आते हैं चुनावी सभाओं में, तो अपने आप को ईबीसी क्लेम करते हैं। हाँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि बिहार में सत्ता का हस्तांतरण, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मायावती आई और अपने बूते पर आए, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि देयर वाज थर्ड पावर ट्रांसफर। यहाँ क्या है कि देयर इज नो थर्ड पावर ट्रांसफर। थर्ड ट्रांसफर अभी भी आप देखिए, जो त्रिवेणी संघ 1933 में बनी, एक 3 ओबीसी जातियों का समूह जो था कन्फेडरेशन का पूरा, यादव, कोयरी, कुर्मी, 30 वर्ष से अगर मांझी जी के 9 महीने के टेन्योर को हटा दें, 36 वर्ष से इन्हीं त्रिवेणी संघ की कास्ट का डोमिनेंस है। उसके बाद जो एक लंबी कतार है ईबीसी की जातियों की, वो ड्यू हैं। वो इसलिए कि कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई ईबीसी का नेता नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर ईबीसी के नेता थे भी नहीं, वो तो जननायक थे। लेकिन आप किसी को क्लब नहीं कर सकते हैं, भाई ये हैं मंगेलाल मंडल हैं, इस रीजन के नेता हैं, तो रीजन वाइज लीडर हुए आपके। तो वो मुझे लगता है कि वो पावर ट्रांसफर, लार्जर मास इफेक्ट नहीं है किसी नहीं, लार्जर मास इफेक्ट नहीं है। और जब भी कोई एक इम्पॉर्टेंट नेता अगर सत्ता से हटते हैं तो उनको डिस्प्ले जल्दी नहीं किया जाता है। ट्रेडिशनल थ्योरी ये है, लेकिन ट्रेडिशनल थ्योरी के बियॉन्ड एक बीजेपी की थ्योरी है, जिसमें सरप्राइज हैं, सरनेम्स हैं, सिम्बोलिज्म्स हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं उसके बाद। तो मतलब इसीलिए बीजेपी के बारे में कहा जाता है जिसका आप नाम बोलो तो वो नहीं बनेगा। ये कन्वेंशनल लॉजिक है, इसीलिए जितने कम नाम बोलें उन लोगों के लिए कम से कम बेहतर है। ठीक बात। तो नामों पर चर्चा जारी रहेगी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर भी, मगर आज मौका जो था वो राज्यसभा चुनाव के जिस तरीके से परिणाम आए, उस पर जिस तरीके से पेच फंसा रहा, कोटा की बात निकल कर के आई, और सर ने जैसा कि कहा है कि एक तरीके का ऐतिहासिक चुनाव जो कि डाउन द हिस्ट्री जाएगा। MIM जिसको एक्सट्रीमिस्ट पार्टी तमाम पार्टियां कहती रहीं, उनके दरवाजे पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव पहुंचे, उसका मेन स्ट्रीम हो जाना। 3 नेशनल प्रेसिडेंट को आप भेज रहे हैं, व्हाई डू यू फॉरगेट दैट, वो भी ऐड कर दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा और नितिन नवीन, और नीतीश कुमार हिमसेल्फ, और यहाँ IIP जैसी पॉलिटिकल पार्टियां भी उसी में शामिल हैं, बसपा भी शामिल है। तो ये कई तरह की चीज़ें जो हैं इस पूरे चुनाव के परिणाम में भी दिखाई पड़ी। तो इन्हीं सारी चीज़ों के संदर्भ में हम सर से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in